अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने बात की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में और आज हम बात करें डायरेक्ट मेथड के बारे में। ये फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का एक और टीचिंग मेथड है और इसमें जो लैंग्वेज है यानी फॉरेन लैंग्वेज वो बगैर किसी ग्रामर के ऊपर एम्फसिस के, बगैर किसी रूल्स की एम्फसिस के, बगैर किसी ट्रांसलेशन पे एम्फसिस के सिखाया जाता है। यानी इसमें सिंपल वर्ड्स में ग्रामर ट्रांसलेशन, ये जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। एक डायरेक्ट वे में जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी कम्युनिकेशन की जाती है और बच्चे वहीं से अपनी लर्निंग को स्टार्ट करते हैं। मेथड्स, अप्रोच, टेक्निक्स, इनका डिफरेंस मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी ये कि जो अप्रोच है वो ब्रॉडर लेवल पे है। अप्रोच को हम डिटर्मिन करते हैं, फिर उसके अंदर हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं और मेथड्स के हवाले से कुछ टेक्निक्स या एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम क्लासरूम एक्टिविटीज या स्ट्रेटजीज कहते हैं और इनके जरिए हम जो अपना कंटेंट है वो डिलीवर करते हैं। ये टाइमलाइन है टीचिंग मेथड्स की और जो डायरेक्ट मेथड है ये 1910 में स्टार्ट हुआ, 1930s तक अपने अरूज पे था और तकरीबन 1950s तक रहा। इसके बाद आगे डिफरेंट मेथड्स आ गए एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के। तो बहरहाल ये 1910 से 1930 तक अपने ब्लूम पे था। डायरेक्ट मेथड जो है जर्मन स्कॉलर मैक्सिमिलियन बर्टलेट्स जो है इसने स्टार्ट किया। बर्टलेट्स का जो ये मेथड था इसे ऑडियो मेथड भी कहा जाता है, इसे डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि जो थिंकिंग है वो, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हम सिखा रहे हैं तो थिंकिंग प्रोसेस भी इंग्लिश में होगा। आपको याद होगा कि डायरेक्ट मेथड के मुकाबले में जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें थिंकिंग अलाउ नहीं होती। थिंकिंग नेटिव लैंग्वेज में ही होती है। इसमें थिंकिंग को लिंक किया जाता है एक्सप्रेशंस के साथ। वो थिंकिंग टारगेट लैंग्वेज में है। जो कम्युनिकेशन है टीचर और स्टूडेंट की ये स्ट्रिक्टली टारगेट लैंग्वेज में होती है यानी इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम यहाँ पे जिक्र करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं मोस्टली। और जो स्टूडेंट है वो उसे जो नेटिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता ताकि वो मैक्सिमम टारगेट लैंग्वेज को सीख सके। इससे क्या होता है कि जो सब लोग हैं वो अपनी स्पीकिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होती है। जरूरी नहीं कि वो पहले इम्प्रूव हो जाएगी शुरू में, इट टेक्स टाइम, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है और रिजल्ट इसका ये निकलता है कि उनकी जो स्पोकन एबिलिटीज हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन के तहत पढ़े हुए स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज्यादा होती हैं, अच्छी होती हैं। डायरेक्ट मेथड जो है वो कब डेवलप, कैसे डेवलप किया गया? उन स्टूडेंट्स को उन पे रिसर्च करने के बाद या ये देखने के बाद कि जो बच्चे हैं वो किस तरह अपनी मदर टंग को सीखते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें भी कोई ग्रामर नहीं सिखाई जाती, वो भी डायरेक्टली अपनी मदर टंग को सीखते हैं, सुन सुन के उसको, वो उनके माइंड में चीजें बैठती हैं। हमने अपनी पहली लैंग्वेज किस तरह सीखी? हमने एडल्ट्स को सुना, हमने सोसाइटी को सुना, हमने टेलीविजन को सुना, हमने अपने बड़े बहन भाइयों को सुना और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जुबान को बोलना शुरू किया। इट टुक टाइम, एक टाइम लगा, लेकिन यह कि आहिस्ता आहिस्ता हमने ट्रायल एंड एरर के जरिए, हमने एक्शन और रिएक्शन के जरिए अपनी जो स्पीकिंग एबिलिटी है उसको डेवलप किया। एक नेचुरल प्रोसेस है। एक नेचुरल वे में हमने लैंग्वेज को सीखा। ये कोर आइडिया है डायरेक्ट मेथड के पीछे कि लैंग्वेज को एक नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के हवाले से सीखा जाए ताकि जिस तरह हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और फिर फ्लुएंटली बोलते हैं, हम उसमें उसी में सोच के बोलते हैं, तो वही तरीकाकार यहाँ पे अपनाया जाए। अब डायरेक्ट मेथड जिसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, ये एक लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जो कि 19th और 20th सेंचुरी में सामने आई। और ये क्यों सामने आई? क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल मेथड्स की, जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, तो उन लिमिटेशंस की वजह से एक नया मेथड सामने आया। डायरेक्ट मेथड जो है ये ज्यादा इमर्सिव कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग की तरफ लेके आता है। यानी इसमें जो डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज है उसका यूज है, उसके रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उसका बोलना इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में भी और लर्निंग में भी। और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो यानी इस चीज को किस तरह सीखते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी पहली लैंग्वेज सीखी उसी
एक प्रोसेस को यहाँ पे रेप्लिकेट किया जाता है दूसरी यानी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर जो है, इसमें हम टीचर जो है वो टॉपिक देता है, उसे रीडिंग अलाउड यानी उसे ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है बावाज़ बुलंद, और फिर वोकैबलरी के ऊपर काम किया जाता है। वोकैबलरी को उस ही लैंग्वेज के अंदर, टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही बताया जाता है। फिर क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, और ये जो है स्पेसिफिक टू जनरल यानी इंडक्टिव लैंग्वेज टीचिंग के तौर पे इसको पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स जो है प्रैक्टिस करते हैं, जो वो सीखते हैं, उनको डिक्टेशन मिलती है, और फिर उसकी बेस पे ही वो पैराग्राफ्स लिखते हैं जो उन्होंने सुना। अप्रोच क्या होती है? यानी नेचुरल लैंग्वेज की थ्योरी अप्लाई होती है। स्ट्रक्चरल व्यू इसमें भी है, क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर्स को सामने रखते हैं, जिस हमने ये सेंटेंस बनाया और दूसरा भी उससे बनाएंगे। बिहेवियरिज्म इस पे भी अप्लाई होता है, लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी की मेन तवज्जो है लैंग्वेज लर्निंग पे। लैंग्वेज एक्विजिशन इसमें इस्तेमाल होती है, डायरेक्ट मेथड की तरह लैंग्वेज लर्निंग इस्तेमाल नहीं होती। जिस हमने फर्स्ट लैंग्वेज सीखी, इसी तरह हम सेकेंड लैंग्वेज को इस तरह सीख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि स्टूडेंट्स जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, टीचर के साथ कम्युनिकेट करें, और इम्पोर्टेंस समझें और इसको बढ़ाएं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिटेंस की इम्पोर्टेंस। सिलेबस का मॉडल स्ट्रक्चरल है और टॉपिक बेस्ड सिलेबस है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं एक टारगेट लैंग्वेज को प्रॉपरली अप्लाई करते हैं, सीखते हैं। एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं इसमें? डिक्टेशन, राइटिंग अ पैराग्राफ, रीडिंग अलाउड, क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रोनाउंसिएशंस, vocabulary teaching from demonstrations। कि आप जारी बात अब ये तो नहीं कहेंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, तो अब सेब को हटा के उसकी जगह पे डेमो देंगे कि सो दिस इज द ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर इंडक्टिव ग्रामर टीचिंग है, यानी जनरल स्पेसिफिक टू जनरल है, और सेल्फ करेक्शन है कि स्टूडेंट्स जो हैं बाय द टाइम दे लर्न टू करेक्ट देमसेल्व्स। सो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें जो लर्नर का रोल है उसमें जीटीएम के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जीटीएम में मेन रोल टीचर का है, यहाँ पे ज़्यादातर रोल स्टूडेंट का है। क्योंकि यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज नहीं है, टारगेट लैंग्वेज है, तो फिर टीचर का रोल मिनिमाइज हो जाता है। टीचर का रोल इस लिहाज से एक्टिव है कि ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द क्लास, और उसमें ही हैज़ टू कंट्रोल दैट नो वन यूजेस नेटिव लैंग्वेज। और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है उनका क्या रोल है? इसमें टॉपिक बेस्ड टेक्स्ट्स होते हैं, कल्चरल ज्योग्राफिकल रेलिया और विजुअल एड्स होती हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज किए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें उस ट्रांसलेशन के या नेटिव लैंग्वेज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज या एक्टिविटीज डिजाइन की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल जरूरत ना पड़े नेटिव लैंग्वेज के इस्तेमाल की। अब इसमें इमर्जन है टारगेट लैंग्वेज में, तो ये मेथड इस चीज को एडवोकेट करता है कि जो टारगेट लैंग्वेज का क्लासरूम में इस्तेमाल, ये बाकी लर्नर्स के जो नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है उसे कम करता है। यानी जितना वो टारगेट लैंग्वेज को यूज करेंगे, सीखते जाएंगे, उतना उन्हें नेटिव लैंग्वेज की जो एक सहारा है वो कम लेना पड़ेगा। ओरल कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ओरली उन्हें इनकरेज किया जाता है शुरू से ही कि वो लैंग्वेज को सीखें, गलत बोलें लेकिन बोलें। एवरीडे सिचुएशंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, रियल लाइफ सिनेरियोज के हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी सिचुएशंस को एनकाउंटर करते हैं, रोल प्लेज होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस के जरिए सीखते हैं। विजुअल एड्स जिसमें पिक्चर्स, जेस्चर्स, रेलिया जिसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेली लाइफ, जैसे मैंने एप्पल की एग्जांपल दी, इन्हें यूज किया जाता है ताकि वो मीनिंग कन्वे करें, बजाय इसके कि सेब कह के ट्रांसलेशन किया जाए। उससे बेहतर है कि रेलिया यानी कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट यानी सेब उनके सामने रखा जाए। सो दिस इज एन एप्पल, इस तरह। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, ग्रामर वही सिखाई जाती है जो कि इम्प्लिसिट लेवल पे, यानी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वहीं से वो ग्रामर को सीख रहे होते हैं। यानी वो देखेंगे किसी को बोलते हुए कि एक बंदा जो टीचर है वो कह रहा है कि आई एम टीचिंग यू, तो वो इस चीज को जहन में रख लेगा कि आई के साथ हम एम ही लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। ही के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। सो और लाइक दे के साथ आर लगेगा। इस तरह की सारी चीजें वो इम्प्लिसिटली सीखते हैं। इंडक्टिव लर्निंग होती है, क्योंकि जो लर्नर्स हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ग्रामर के रूल्स को इन्फर करने का एक सजेस्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है,
और जो पैटर्न्स जहाँ से वो लैंग्वेज को सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनसे वो लैंग्वेज के रूल्स को इन्फर करते हैं। उन्हें अलग से रूल्स नहीं दिए जाते कि इस तरह की सिचुएशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाओगे। आपको एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं, जो डायरेक्ट जो लैंग्वेज में जैसे आजकल के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल जिसमें डायरेक्ट मेथड यूज किया जा रहा है, वहां पे एक बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि ये जो फिक्रा मैंने बनाया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि उन्हें ग्रामर की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन यह है कि जब वो बोलेंगे या लिखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक एक्सप्रेस करेंगे। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं, रोल प्लेज, डिस्कशंस, इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस। टीचर का जो रोल है वो एक तरह से यानी वो करेक्ट लैंग्वेज यूजेज का मॉडल दे, उन्हें उन्हें उनकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे, एक्सपर्टिव और इंटरेक्टिव क्लासरूम का सेशन दे। इसके मेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? कि ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस है, यानी स्पीकिंग के ऊपर फोकस है। नेचुरली एक लैंग्वेज को सीखा जाता है, जिस तरह आपने फर्स्ट लैंग्वेज को सीखा वही चीज रेप्लिकेट होती है। कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग है कि वोकैबुलरी और ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं, अलग से उनकी ट्रांसलेशंस नहीं होती, ट्रांसलेशन इसके अंदर शामिल नहीं है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है जो कि उसी टारगेट लैंग्वेज के जरिए है। स्टूडेंट इसमें ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अभी जो क्वेश्चन है कि हम वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट में कैसे सीख सकते हैं, तो उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आप अपने जोर पे सोचें और बताएं कि क्या मीनिंग आपने इसका सुना हुआ है या आप क्या जानते हैं इसके मीनिंग के बारे में, या कोई इसका सिनोनिम नहीं पता। चलें मैं आपको बताता हूँ। आई ईट ग्लिट मिलेट। अब बाकी सारी चीजें साइड पे हो गई, ये पता लगा कि ईट जो ग्लिट मिलेट है ये कोई खाने की चीज है, यानी पहनने की, ओढ़ने की, खेलने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। सो आई ईट ग्लिट मिलेट एंड ब्रेकफास्ट। अब और कम हो गया हमारा जो स्कोप था, ये रेंज कम हो गई कि ये सिर्फ नाश्ते में खाने वाली चीज है, जिसमें हमारे पास थोड़े ऑप्शंस होते हैं। सो ग्लिट मिलेट इज वाइट। अब वो सारी चीजें जो अदर देन वाइट हैं वो नाश्ते में से, मेन्यू में से आउट हो गई। अब ये क्या हो सकती है? ये दही हो सकता है, ये अंडा हो सकता है, ये चीज हो सकता है, बटर अगर वाइट है तो वो हो सकता है। ग्लिट मिलेट इज ओवल, सो यहां से वी आर श्योर कि इट इज एन एग। हालांकि ग्लिट मिलेट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया कि ये है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी के डायरेक्ट मेथड में हम इस तरह वोकैबुलरी सिखाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। डीमेरिट्स हैं टीचर ट्रेनिंग के। इसके लिए आपको टीचर्स चाहिए जो हाईली ट्रेंड हों और वो जानते हो अपने काम को। उसके हवाले से बहुत सारे टीचर्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए खुद पढ़े हुए हैं, जिनकी वजह से वो एक्टिवली उस रोल को प्ले नहीं कर सकते। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो लॉट जो कि डायरेक्ट मेथड को पढ़ के आगे आ रही है, व्हेन दे बिकम टीचर्स, तो उस चीज को ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज के साथ आप नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे, आपको ज्यादा मुश्किल से चीजें इकट्ठी करनी पड़ रही हैं और उनको समझाना पड़ रहा है। मसलन ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब, तो ये कहना आसान है बजाय इसके कि आप रियल लाइफ एप्पल को अरेंज करें। एप्पल्स वैसे ही महंगे हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो इतनी यूज नहीं की जाती जितनी ग्रामर ट्रांसलेशन में यूज की जाती है। सो ग्रामर के स्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं दी जाती। डिफिकल्टी विद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, सो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं उनमें कई दफ़ा डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि उनको समझाना भी चैलेंजिंग है, उनको समझना भी चैलेंजिंग है, और उसके लिए विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनको हर जगह पे हमें अवेलेबल नहीं भी होते विजुअल एड्स। लिमिटेड वोकेबलरी एक्सपोजर, क्योंकि आपको वही वोकेबलरी मिलती है जो कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में आती है, तो कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में वोकेबलरी जो है वो आपको लिमिटेड मिलती है, इस हवाले से आप उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते। मटेरियल की कमी है क्योंकि डायरेक्ट मेथड के लिए आपको ये सारी रियल लाइफ चीजें चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए। असेसमेंट के चैलेंजेस हैं क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन के ऊपर तवज्जो है ट्रेडिशनल टेस्टिंग मेथड्स के मुकाबले में। हर सिचुएशन में ये सूटेबल नहीं है। आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी कैपेसिटी के आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड के आते हैं, तो हर एक इस मेथड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। और लैंग्वेज वेरिएशंस भी हैं क्योंकि जिसमें डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के, रीजनल वेरिएशंस हैं,
आपके बैकग्राउंड का उस पर इन्फ्लुएंस है, आपकी नेटिव लैंग्वेज के एक्सेंट्स का इन्फ्लुएंस है। सो उस हवाले से ये जो लैंग्वेज वेरिएशन है ये भी एक बैरियर बनता है इसको सीखने में। सो दिस वाज डायरेक्ट मेथड that is used to learn English language. I hope आपको क्लियर हो गया होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।